अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। अमरीकी सदर ट्रंप के अपनी कौम से खिताब ने मशरिक़ वस्ता और आलमी सियासत में ताकत के तवाज़ुन पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। ट्रंप ने आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमलों का ऐलान करते हुए जंग जारी रखने और तमाम फौजी मकासद हासिल करने का दावा किया है। सदर ट्रंप का कहना है कि 4 हफ्तों के जारी अमरीकी हमलों में ईरानी नेवी और एयरफोर्स मुकम्मल तबाह हो गई। कई लीडर्स खत्म हो चुके, रजीम कमजोर हो चुकी और ईरान की एटमी सलाहियत खत्म हो गई। लेकिन सवाल यह है कि 35 दिन की इस जंग के बाद अमेरिका ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कोई अहम मकसद हासिल किया या नहीं, और अब जंग को मजीद तेज करके सदर ट्रंप क्या हासिल करना चाहते हैं। ईरान की मुजाहिमत बढ़ती जा रही है, जिससे ये इम्कान पैदा होता है कि अमेरिका इस जंग में मजीद वक्त और वसाइल झोंकने जा रहा है। सदर ने ईरान की तेल तंसीबात को निशाना बनाने और ईरान को पत्थर के जमाने में पहुंचाने की धमकी दी है। इस बयान से आलमी तेल और गैस की मार्केट पर शदीद असरात पैदा होना शुरू हो गए। जंग की शिद्दत बढ़ने से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। दुनिया के कई ममालिक के लिए तवानाई की दस्तयाबी मुश्किल हो रही है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को आबनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं और जब तनाज़ा ख़त्म होगा तो ये कुदरती तौर पर खुल जाएगा। ट्रंप ने इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन को अजीम ममालिक करार दिया और कहा कि अमेरिका इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। लेकिन ईरान की बढ़ती मुज़ाहिमत और जंग की शिद्दत ये सवाल खड़ा करती है कि आया ट्रंप वाकई अपने इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं या उनको मज़ीद मुश्किल में डाल रहे हैं। इस खिताब में फ्रस्ट्रेशन भी वाज़ेह है। अमरीकी सदर ने जंग की पेचीदगियों और मुमकिन खतरात को कम दिखाने की कोशिश की। खिताब में जंग में ख़त्म करने के तरीक़े और वक्त पर कोई भी या किसी भी तरह की वाज़ेह हिकमत अमली भी सामने नहीं रखी। सदर ट्रंप नेतन्याहू और इजरायली लॉबी के असर में नजर आ रहे हैं। इस खिताब में अमरीकी सदर ने दुनिया के सामने ताकतवर शख्स के तौर पर अपनी अस्करी और माशी पोजीशन जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन इस खिताब को दुनिया के बहुत से तज्जियाकार बेरब्त और उलझा हुआ खिताब करार दे रहे हैं। जंग की शिद्दत, ईरान की मुजाहिमत, तवानाई की आलमी मार्केट पर असरात और अरब इत्तेहादियों की मुश्किलात सब के सब मिलकर ये सवालात खड़े करते हैं कि आया ट्रंप की जंगी पॉलिसी अमरीकी अवाम और डीप स्टेट की हकीकी हिमायत हासिल कर सकेगी या इस जंग के बायस दुनिया एक बड़ी अस्करी माशी कशमकश का शिकार ही रहेगी। ये खिताब सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या अमरीकी सदर की जंगी पॉलिसीज वाकई कोई हिकमत अमली रखती हैं या ये सिर्फ सियासी तशहीर का हिस्सा हैं। क्या जंग बड़े तवानाई बहरान की दहलीज पर ले जा रही है? क्या ट्रंप अपने अरब इत्तेहादियों को मजीद मुश्किल में डाल रहे हैं? ईरान की बढ़ती मुजाहिमत के सामने क्या अमरीका वाकई अपने मकासद हासिल कर पाएगा या सब का सब कंफ्यूज्ड हिकमत अमली के तौर पर हमारे सामने रहेगा? यूँ इस खिताब में बहुत से अहम सवालात के जवाब मौजूद ही नहीं थे। हमारा पैनल इस खिताब पर क्या राय रखता है और जंग को किस रुख पर बढ़ते देख रहा है, इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ट्रंप का खिताब, जंग में मजीद शिद्दत लाने का ऐलान, आलमी निज़ाम डगमगाने लगा। क्या ट्रंप ईरान दुश्मनी में ग्लोबल ऑर्डर को ही दाव पर लगा रहे हैं? जैगम साहब, आइंदा 2 से 3 हफ्तों में शदीद हमलों का कह रहे हैं सदर ट्रंप, क्या अमन की रही सही उम्मीद भी खत्म है? फराज ने कहा था, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अब मुर्शिद की बातों आपको ट्रंप की बातों से फूल झड़ते नजर आते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मुर्शिद है अमरीकियों का वो, और उसके जो फूल हैं उसे चुनने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि क्योंकि मुर्शिद है तो इसको आप एक यावा गोई के एक और शाहकार के तौर पर देखें, जैसे कि ईरानियों ने भी कहा है, और इसको इग्नोर करेंगे उसके क्या अल्फाज हैं और जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड हैं, उनका तज्जिया करें। ये एक तरीका है। लेकिन जाहिर है जो दूसरा तरीका है वो भी बहुत अहम है, और उसी पर हम बात करना चाह रहे हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क, सबसे बड़ी सुपर पावर, उसका सरबराह, दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स जो इस वक्त जंग में है, एक जंग शुरू कर चुका है, उसके बारे में बात कर रहा है। अब उसकी तकरीर से 3 बातें सामने आती हैं जिससे जो आपके सवालात हैं वो वाज़े हो जाते हैं, उनके जवाबात निकल आते हैं। पहली बात, इस तकरीर से वाज़े होता है कि कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है। अगरचे वो बार बार कहते हैं कि बस मिशन मुकम्मल हो गया, अभी भी उन्होंने कह दिया कि मिशन तकरीबन मुकम्मल हो गया, फिर ये भी कह दिया कि 2-3 हफ्ते तक हमले करते रहेंगे। देखिए, 2-3 हफ्ते, और वो भी अगर ट्रंप कहे तो इसका मतलब है ओपन एंडेड, कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ये ओपन एंडेड है। पता नहीं ये कब तक ये जंग चलेगी, हफ्तों चलेगी, महीनों चलेगी, सालों चलेगी। ये खतरनाक बात है।
कोई गोल नहीं है, अभी तक वो वाजे नहीं कर सके। इस तकरीर में उन्होंने अमरीकियों को पहली दफ़ा बताने की कोशिश की कि हमने जंग शुरू क्यों की, यानी जो उन्हें काम जंग शुरू करने से पहले करना चाहिए था, जो उन्हें कानून साजों को इत्मीनान लेने में लेना चाहिए था, अवाम को इत्मीनान में लेना चाहिए था, इस तकरीर में आके उन्होंने बताया। कोई टाइम फ्रेम नहीं। दूसरी बात जो बहुत ही ख़तरनाक है, जिस पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है, वो हो रही है कि यह तकरीर एस्केलेशन का इशारा है, जिस बात का इशारा है कि जंग कम नहीं होगी, जंग बढ़ेगी। इसीलिए जो दुनिया की मार्केट्स हैं उन्होंने इस तरीके का तासुर दिया, इस तरीके से रिएक्ट किया है, क्योंकि इस वक्त ये उम्मीद की जा रही थी कि अभी वो डी एस्केलेट करेंगे, जंग से बाहर निकलने की बात करेंगे, एस्केलेशन को कम करेंगे। उन्होंने ये कह दिया कि मैं ईरान के पार और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करूंगा, सख्त हमलों की बात की। और जो पहले उन्होंने एक डेडलाइन दी हुई थी, वो तो हम भूल ही गए, 6 अप्रैल की डेडलाइन भी थी, वो किधर गई, उसका कोई इशारा नहीं। अब उस पर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि बजाय एक डेडलाइन के अब वो इंक्रीमेंटल एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी कोई एक डेट नहीं है, हम मुसलसल बढ़ाते ही जाएंगे, कुछ करते ही जाएंगे और देखेंगे ईरान कहां पे आके टूटता है। और हम पहले गुफ्तगू कर चुके हैं। ज़ैगम साहब, जब कोई मकसद नहीं और बार बार कहा कि मिशन मुकम्मल कर चुके हैं और अब कहते हैं पत्थर के ज़माने में भेजेंगे, तो क्या ये सिर्फ अब जिद का मामला बन गया, जहां पूरी दुनिया को स्टेक पे लगा रहे हैं कि हमने झुका नहीं सके, वो रिएक्ट कर रहा है, तो जिद तोड़नी सिर्फ बाकी रह गई है? देखिए, जो जिद आप जिसको कह रही हैं, मेरे ख्याल में वो एक अहम फैक्टर है, शायद उसको मुख्तलिफ तरीके से स्टेट किया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि इतनी बड़ी सुपर पावर अगर कुछ लिए बगैर मात खा के बाहर निकल जाती है, सिर्फ ये डिक्लेयर कर देती है कि बस हम जीत गए और हम जा रहे हैं, लेकिन हुर्मुज़ उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वो जो ह्यूमिलिएशन है उसकी एक बहुत बड़ी कास्ट है। उस सुपर पावर की साख के लिए भी बहुत बड़ी कास्ट है, उसकी स्टैंडिंग के लिए और उसकी पॉलिसियों की बका के लिए, उसकी ताकत के लिए बहुत बड़ी कास्ट है। ये हमेशा एक बड़ी ताकत के लिए एक मसला होता है कि वो फेस सेविंग के बगैर किस तरीके से बाहर निकले, वो भी एक फैक्टर है, बहुत अहम फैक्टर है। लेकिन दूसरे फैक्टर भी आप देखिए। अच्छा, फिर आगे आप देखिए कि कोई बड़े मसलों की बात नहीं है, न्यूक्लियर प्रोग्राम का तो उन्होंने इशारा ही नहीं किया, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हुर्मुज़ है उसकी उन्होंने बात ही नहीं की। अब सिर्फ आखिर में मैं आपसे अर्ज करूं, क्योंकि आपने ग्लोबल ऑर्डर की इसमें बात की, देखिए हम एक ऐसे ख़तरनाक दौर में हैं जिसमें एक ग्लोबल ऑर्डर ख़त्म हो चुका है, दूसरा ग्लोबल ऑर्डर नहीं आया। ये बहुत ख़तरनाक वक्त होता है जब हर किसी को अपना अपना खुद तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। ठीक हो गया। शहजाद चौधरी साहब, कहने को तो एक तरफ रखते हैं ट्रंप के, उन्होंने मुताद्दिद बार बहुत कुछ कहा कि मिशन मुकम्मल है, मकासद भी बदलते हैं, वो जो कर रहे हैं उस पर आते हैं, वो शिद्दत लाने की बात कर रहे हैं, 5वां हफ्ता मुकम्मल होने को है, 2 से 3 और हफ्तों की बात करते हैं। ये जो ह्यूमिलिएशन फैक्टर की बात की सुपर पावर की, क्या कॉस्ट करेगी दुनिया को? अस्करी और माशी तवाज़ुन जो है गैर जरूरी तौर पर क्या वो खतरे में डाल रहे हैं ट्रंप? शिद्दत किस तरह लाई जा सकती है? जो इस वक्त हालत है उसमें शिद्दत कैसे आ सकती है? यानी जो आपने खुद बताया हमें और हमने डिस्कस किया और पढ़ा कि 13-14 हजार पता नहीं कितने उनके जो टारगेट्स हैं उसके ऊपर इसराइल और अमेरिका ने मिलकर उनको तहस नहस कर दिया, बराबर कर दिया। अब वो उन जगहों को मार रहे हैं जो कि ईरान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक हैं, जिसके अंदर के यूनिवर्सिटीज हैं, जिसके अंदर के रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, जिसके अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं ताकि वो पौध जो कि आगे बढ़ के जिसने मुस्तकबिल तय करना है वो इस तरफ ना जा सके। उन्होंने अपने तय जहाँ तक इनके जो एग्जिस्टिंग सेंटर्स थे, जहाँ पर इनके न्यूक्लियर हथियार थे या मिसाइल और फैक्ट्रियाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको इन्होंने मलियामेट कर दिया या उसको कर रहे हैं, करते जाएंगे। उन्होंने कहा 90% तक कर दिया, 10% रह गया, लेकिन अब उसके साथ साथ ये काम कर दिया। तो शिद्दत तो यहाँ पे जो है इतनी ही हो सकती है। अगर पहले 2000 पाउंड का बॉम्ब मार रहे तो अब शायद 10,000 का मार देंगे, लेकिन मारेंगे वहीं पे जहां पर के ऑलरेडी ईरान का उन्होंने उसको मलियामेट बदकिस्मती से कर दिया हुआ। तो इसलिए शिद्दत तो इसी की तरह की आ सकती है। दूसरी शिद्दत क्या ग्राउंड ट्रूप्स या ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करके करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, इम्पॉसिबिलिटी है। इसीलिए तो 2-4 दिन से लगा हुआ है कि मैं निकलना चाहता हूँ। उसको समझ, उसको भी उतना ही पता है, उसके लोग भी यही बता रहे हैं कि भाई वहां पे जाएंगे। या तो आप देखिए, जब भी आप ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं या तो आप होल्ड कर सकें ना, उस चीज को सस्टेन कर सकें। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते, यानी आपने खार्ग में उतार भी दिया, आपने जाके वहां पे लोगों की तस्वीरें हफ्ता 2-4 दिन लगा लिए, अपनी कुर्बानियां भी दी वहां पे, ईरान ने हमले के ऊपर लोग भी मारे गए, और फिर हफ्ते के बाद सस्टेन नहीं हो सकता, लॉजिस्टिक लाइंस नहीं है, उठा के फिर वापस लेके इस तरह के नुकसान का फायदा क्या? तो ये तो ट्रंप इतनी समझ तो रखता है कि ये
मैंने आपको कहा था वो एक रैशनल इर्रेशनल है, यानी वो रैशनल भी है और इर्रेशनल एक्ट करता है। इसलिए उसको भी पता है कि मैंने कीमत, तो उसने अपनी कीमत डिफाइन की हुई है कि इससे ज्यादा मैंने नहीं चुकानी। पता उसको पहले दिन से है या 4-5 दिनों के हफ्ते के बाद है कि जो मैं चाह रहा था या जो मैं समझता था उसका हुआ नहीं। तो अब ये लूजिंग प्रोपोजिशन है, वो कोशिश करता रहा लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो लूजिंग प्रोपोजिशन के अंदर आप कितना और इन्वेस्ट करेंगे? तो इतना तो उसको भी समझ आ कि ये चीजें, देखिए बड़ी बात है ग्लोबल ऑर्डर की जो आपने सवाल में छोड़ा। हमें क्या ख्याल करना है? ग्लोबल ऑर्डर का ये हाल है जी कि पिछली दफा इंटरनेशनल क्लाइमेट कंट्रोल से निकल गया था। ये ग्लोबल ऑर्डर का हिस्सा है ये चीजें। हम समझते हैं कि शायद अलायंसेस ग्लोबल ऑर्डर को कहते हैं, नहीं। इंटरनेशनल क्लाइमेट कंट्रोल दुनिया के लिए जो मुश्किलात आ रही हैं, तो इसीलिए दुनिया मिलकर ये काम कर रही थी ना। फिर उसके बाद आपको पता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर की इतनी धज्जियां बखेर के, टैरिफ्स लगा 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 के, बगैर किसी कानून के, वो जो निजाम चल रहा था दुनिया की ट्रेड का, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अब कोई किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं रह गया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकल गया, वो भी इस नए ऑर्डर का हिस्सा था। यूनाइटेड नेशन के नीचे चीजें आती थी। UNO को उसने बिल्कुल खत्म करके उसको रगेड़ दिया अपनी बातों के अंदर। यानी किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जिसकी बुनियाद पे ये दुनिया चल रही थी, जहां पर किसी पे एतमाद किया जा सकता था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने कहा मैं यहां से निकल आऊंगा, मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो जब आप तो दाव पे तो उसने उस वक्त लगा दिया जब उसने ये कर दिया। देखिए NPT के सिग्नेटरी की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो ये फैसला करता है कि कोई न्यूक्लियर ताकत किसी नॉन न्यूक्लियर ताकत पे हमला नहीं करेगी। इसने सबसे पहले ईरान के ऊपर या बाकी लोगों पे हमले करके इस चीज को तहस नहस कर दिया। अब मसला क्या है? ये तो तय हो गया कि वर्ल्ड ऑर्डर जो था, जिस तरीके से दुनिया चाह रही थी या बना हुआ था, उससे अब नहीं चल रहा, ये चलने नहीं दिया जा रहा। और अमेरिका खुद ही जो उसका अंडर राइटर था, उसको उस दबाव करने के दर पे हुआ हुआ। सवाल ये पैदा होता है, चीन चाहता है कि वो वर्ल्ड ऑर्डर रहे। उसी वर्ल्ड ऑर्डर के नीचे चीन ने इतनी तरक्की देखी है, उसी वर्ल्ड ऑर्डर के नीचे दुनिया ने तरक्की देखी है। वो नहीं चाहते कि इस निजाम को तबाह बर्बाद किया जाए, वो चाहते हैं कि उसको सस्टेन किया जाए। कोई सामने आके उसकी जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं है। ये एक डिसरप्टर है, डिस्ट्रॉयर है, जिसने कि इस निजाम को तबाह किया हुआ है और बिल्कुल तैयार नहीं है। नेटो को छोड़ गया, हॉर्मोज को छोड़ गया। तो ये वो चीजें जो कि आपको बताती हैं कि किसी ना किसी को आगे आके इस निजाम को अगर कायम रखना है तो फिर, वरना अफरा तफरी है, बिल्कुल अफरा तफरी है इस मुल्क के अंदर। तो आपका सवाल जो ग्लोबल ऑर्डर के बारे में है, वो बिल्कुल उसने दाव किया, उसने तो तहस नहस किया हुआ है। और किसी ना किसी को, मेरा ख्याल है चीन की जिम्मेदारी बनती है कि आगे आए और इस निजाम को किसी ना किसी हद तक, शायद ईरान की जंग के बाद ईरान के मामलात को तय करते हुए एक रीजनल, एक एशियन ऐसा डायनामिक बने जिससे कि उसी निजाम के अंदर रहते हुए कुछ मामला तय किए जाएं, ताकि उसको तकवीयत पहुंचे उस निजाम को। फिर ये होगा कि अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा, कम से कम ट्रंप के नीचे, और अगली हुकूमत आएगी, अगली एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, जिस तरह बाइडेन की आई थी, वो वापस चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल अमेरिका के लिए भी मुनासिब नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़े, वो वापस आएगा। तो इसलिए ये चीजें जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो कि ज्यादा खतरनाक है, जिनको के दुनिया को जिसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, एक तरफ ट्रंप जंग में शिद्दत का ऐलान कर रहे हैं, दूसरी जानिब ईरान की मुजाहिमत भी बढ़ती दिखाई देती है। हर बात, हर बयान के ऊपर रद्द-ए-अमल आता है, झूठ आता है, तरदीद आती है, वो कहते हैं कि गलत बात हो रही है, हम यहाँ नहीं खड़े। ट्रंप के करीबी साथियों में भी जैसे बात हुई कि जो उनके करीबी लोग हैं वो क्या बता रहे हैं, उनमें क्या कोई सियासी दानिश्वर, मुफक्किर या आलिम, इसमें बड़ी बात हो रही है दुनिया में कि उनको खबर देने, इतला देने, राय देने वाले लोग कैसे हैं? क्या वो दुनिया की हकीकत जान रहे हैं? क्या डीप स्टेट, क्या वहां की आवाम, क्या ये सब लोग हकायक से रूशनास करवा पा रहे हैं ट्रंप को, या फिर जो वो कह रहे हैं कि रैशनल भी हैं और इर्रेशनल भी हैं, इंटेंशनली इर्रेशनल बिहेव कर रहे हैं? देखिए आयशा, आपकी नजर से एक बयान तो गुजरा होगा सदर ट्रंप का, कोई 2 रोज या 3 रोज पहले उन्होंने कहा कि उनको लूजर्स के साथ जो है बैठना और बातें करना अच्छा लगता है, जिससे उनको अपनी अहमियत का एहसास होता है और उनको अपनी कामयाबी पे फख्र होता है, क्योंकि जब वो उन लूजर्स के साथ होते हैं तो अच्छा वो महसूस करते हैं। अच्छा महसूस करते हैं। तो इसलिए आपका जो सवाल है कि क्या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं दानिश्वर और मुफक्किरीन, तो ऐसे लोग तो उनके इर्द गिर्द है ही नहीं। आपको पता है ये मुर्शद और महात्मा कैटेगरी सियासतदान वो होते हैं कि अपने साथ ये नालायकों का टोला जो है वो भर्ती करते हैं। इस वक्त ये कौन है जो वहाँ के जो इस वक्त जंग के वजीर हैं, वो एक मॉर्निंग शो के होस्ट हुआ करते थे एक चैनल के ऊपर। इसी तरह के मुख्तलिफ 9 किस्म के रंग बिरंगे अफराद जो हैं, उन्होंने काबीना में उनकी तर्जुमान जो हैं, आप उनको देख लीजिए सभी का लेवल, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ पर 2-3 चीज़ों की कमी है। एक तो खैर ये एक मसला रहा है हमेशा से ही कि अमेरिका में दुनिया के बारे में मालूमात कम होती हैं, और खुसूसन
मशरिक़ वस्ता जैसा एक पेचीदा इलाका या रीजन जो है उसकी जानकारी तो बहुत ही महदूद होती है। जब भी तो इराक के अंदर भी किस कदर फाश गलतियां की कि अभी उन्होंने और ऊपर से ये तो रहा कि सीखा भी कुछ नहीं अपनी गलतियों से, और वही चीजें दोहराए जा रहे हैं जो पहले अमेरिका ने किया। तो लेकिन उसके अलावा ये बात जरूर है कि अमेरिका में जो सोचने समझने वाले लोग हैं और वो अक्सर उनमें हुकूमत में नहीं है, वो बिल्कुल यही बात कह रहे हैं जिसका आपने इशारा किया है कि इस वक्त जो है डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि दुनिया को एक बहुत बड़े बहरान में धकेल दिया है। इसीलिए इस वॉर को अननेसेसरी, एक गैर जरूरी जंग का लक़ब दिया गया है अमेरिका में। और आपके सवाल में भी था कि क्या अब इस तकरीर के बाद पूरी दुनिया इसकी जंग में लपेट में आ जाएगी। मैं तो आपको ये जवाब दूंगा कि आ चुकी है, और वो इस तरह से आ चुकी है कि देखिए जो इस वक्त माशी सूरत हाल है और जो उसका इम्पैक्ट इस तकरीर के बाद भी क्या हुआ कि ऑयल मार्केट्स जो है, ऑयल और गैस की कीमतें जो है वो ऊपर बढ़ी हैं। अमेरिका में ऑलरेडी $4 से फी गैलन एक्सीड कर चुकी है प्राइस जो है लेवल, और कुछ स्टेट में तो $5 फी गैलन है। अब ये अमेरिका के लिए बिल्कुल और वहाँ के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, और इसी वजह से जो ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल्स आए, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यही हवाला दिया था, अब मजीद नंबर आ चुके हैं कि इस वक्त जो है लोएस्ट रैंकिंग है किसी भी सदर की दूसरे टर्म में। और आज न्यूज़वीक का बल्कि एक आर्टिकल है जो कि बड़ा एक मौकर जरीदा है कि इस बार मिड टर्म के इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप को शिकस्त फाश हो सकती है, और ना सिर्फ ये कि कांग्रेस में वो हार जाएंगे बल्कि सेनेट में भी वो हार जाएंगे जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। और अब पाकिस्तान में तो आपने देख ही लिया कि 7.3% आज जो है वो नया आदादो शुमार आए हैं। हिंदुस्तान में 97% कुकिंग गैस जो है वो यहाँ से आती है, पर्शियन गल्फ और मिडिल ईस्ट से आती है, वो भी उसकी रुकावट हो चुकी है। चीन के पास कुछ महीने 2 महीने का सामान है, लेकिन उसके बाद चीन के ऊपर भी अफ्तार जो है वो पड़ेगी और उनको ज्यादा जो है वो उसका हिट होगा, क्योंकि वो दुनिया की सबसे एक बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है। हो सकता है फिर वो जिम्मेदारी से आगे बढ़े, ज्यादा आगे आए कि जिम्मेदारी संभालने की। जी बिल्कुल, इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पे माशियात इंसानी तारीख का अगर एक सबक हमने सीखा है, पढ़ा है, तो वो देखा है कि माशी मुहर्रिकात जो है वो हमेशा तब्दीली का पेशखैमा होते हैं और बनते हैं। इस बार जो ट्रंप ने गलतियां की हैं और उसके जो नुकसानात होंगे वो खुद लोग इस माशी बहरान से निकालने के लिए कुछ ना कुछ इसके ऊपर होगा। ये इस तरह से स्टैटिक नहीं रह सकता मामला। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि उनकी जो तकरीर थी वो फिर से एक नाअक़िबत अंदेश लीडर की तरह रूमी साहब, ट्रंप साहब की तकारीर तो मेरा ख्याल पीछे ही रख दीजिए, उनको खुद पता नहीं होता कि सुबह में क्या बोला, चंद घंटे बाद और अगले चंद घंटे बाद क्या इरशाद फरमा जाएंगे। आमिर अहमद खान साहब, ईरान को पत्थर के जमाने में पहुंचा दिया जाएगा, यानी कि जंग में शिद्दत और एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं। अब ये फरमाइएगा कि ईरान तो पता नहीं पत्थर के जमाने में जाए ना जाए, मगर जो ट्रंप जिस तरह की जंग पूरी दुनिया पर मुसल्लत कर रहे हैं ईरान दुश्मनी में, वो तो ऐसा दिखता है कि पोस्ट जो वॉर सूरत हाल रही है माजी की अजीम जंगों की, दुनिया को उस सूरत हाल में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और ऐसा आई थिंक अब आने वाले दिनों के अंदर जूं जूं ये शिद्दत पकड़ेगी ये जंग, तो और एहसास होगा दुनिया में ये पैदा कि जो पाकिस्तान में सिफारती कोशिशें हो रही हैं ये किस कदर अहम हैं इस दुनिया के लिए। देखें जंगें शुरू करना आसान होता है, लेकिन जंगों को ख़त्म करने के लिए बहरहाल एक फ्रेमवर्क और एक प्लान चाहिए होता है, क्योंकि एक जंग जब शुरू कर देते हैं आप तो वो ज़मीनी सूरत हाल को बदल देती है, नए हक़ाइक़ सामने आते हैं, नए डायनामिक्स सामने आते हैं, और फिर उन डायनामिक्स को उस जंग को रोकने के लिए आपको उनको अकोमोडेट करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट्स ग्रेट कि ये इनिशिएटिव शुरू हुआ है, क्योंकि जब ये मैडनेस ख़त्म होगी, जब ये पागलपन जो है ये थोड़ा सा कम पड़ेगा, तो उस वक्त उसी फ्रेमवर्क और उसी तरह के सफारती एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इस वक्त पाकिस्तान ने शुरू किया, और पाकिस्तान बड़ा उसका मरकज़ी किरदार जो है वो बन चुका है। देखिए, जहाँ तक उनके इरादे की बात है ना, जो एक दो चीज़ें यहाँ पर नज़र आई हैं हमें उनके इस किताब में। पहली तो ये है कि उन पे बहुत वाज़ेह हो गया हुआ है ये चीज़ कि जिस तरह की फ़तह वो ईरान के अंदर चाहते थे, जो सारी दुनिया को नज़र आए और जिससे कोई इख्तलाफ न कर सके, अब वो फ़तह तो उनको मिलती नज़र नहीं आ रही है। अब
और ट्रंप जैसी शख्सियत है वो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो बोर हो जाती है इससे, अब वो बाहर निकलने का तरीका कर रहे हैं। लेकिन बाहर निकलने में उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट, मेरा ख्याल है जितनी बड़ी रुकावट उनकी अपनी अना है ना, उतनी ही या शायद उससे भी कहीं बड़ी रुकावट वो इजरायली दबाव है जो कि अभी तक उनको इस जंग में रखा हुआ है। और उसको फिर से अगर आप देखें कि ये पिछले 24-48 घंटों के अटैक पैटर्न देखें, उसमें साफ आपको इशारे मिलते हैं। आमिर साहब, जस्ट टू ऐड, ये जो आप अभी रीसेंट अटैक की बात कर रहे हैं, साबिक वजीर खारजा कमाल खराजी का नाम भी आ रहा है कि जख्मी हुए, वो बैक चैनल इन कांटेक्ट थे मुज़ाकरात में, जहां वेंस का नाम भी आ रहा है कि जो बात हो रही थी बैक चैनल पे, उनको हिट किया इजराइल ने। एब्सोल्युटली जी, ये उनका एक तो ये हिस्सा है ना टारगेटेड किलिंग्स का, कि जो भी सामने आए और जो जिसके भी कोशिशें जो हैं वो ज़रा आपको मुअस्सर होती हुई नज़र आएँ, उसको रास्ते से हटा दो। ये इजराइल की बड़ी पुरानी प्लेबुक है। लेकिन अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अगर आप देखें तो देखें ये सबसे बड़ा इस खत्ते का स्टील प्रोड्यूसिंग यूनिट मुबारक स्टील मिल्स, वो उन्होंने तबाह कर दी। ये 60 की दहाई में, ये इसकी इतनी अहमियत थी आशा कि 60 की दहाई में शाह ने अपने सबसे बड़े सपोर्टर और हलीफ यूएस को कहा था कि वो आप हमें इसको बनाने में मदद दें, और यूएस ने इनकार कर दिया था क्योंकि वो इतनी भारी अहमियत की चीज़ ईरान में नहीं देखना चाहता था, कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और फिर वो रूस के तावन से वहाँ पे बना। अब वो तबाह हो चुकी है। इसी तरह से आपने उनकी जो एक फंडामेंटल वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी थी, आई थिंक उसको पेट्रियस पास्टर इंस्टीट्यूट को कहते, अब वो तबाह कर दिया। अब इस तकरीर से हमें साफ नज़र आया कि अब ट्रंप को अपनी वाहिद ऑप्शन ये नज़र आ रही है इजरायली दबाव के अंदर, कि चलें जितना टाइम भी चाहता है इजराइल, जितना टाइम इजराइल कह रहा है कि उसको चाहिए मजीद बर्बादी फैलाने की, उतना टाइम उनको दे दे, और फिर खुद ब खुद, जैसे वो कहते हैं ना कि जंग खत्म होगी तो अब नाए हरमुज़ खुद ब खुद ही खुल जाएगी, तो एक दफ़ा वो टाइम इजराइल को मिल जाए कि वो जितनी तबाही फैला सकता है फैला दे, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुद ही वाइंड डाउन होना शुरू हो गई। और मीनवाइल ये पाकिस्तानी एफर्ट जो हैं वो उस वक्त तक उन पर पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो चुकी होगी, तो खुद ब खुद कोई आगे रास्ता निकल आएगा। इट ट्रूली इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, खतरनाक सूरत हाल है जहाँ ग्लोबल ऑर्डर का दाव पे लगा रहा है इजराइल के साथ मिलकर। ऑफ रैंप और एग्जिट स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही। अगर मिलकर कुछ ममालिक वो देने की कोशिश भी कर रहे हैं तो इजराइल सबसे बड़ी रुकावट या खतरा बना हुआ है। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मामलात, मुज़ाकरात या ताल्लुकात। क्या चाइना कोई किरदार अदा कर सकता है? मुमकिन तौर पर क्या होगा? ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इत्तलात के मुताबिक चीन के शहर उरुमची में बुध के रोज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के हुक्काम के दरमियान एक सह फरीक़ी इजलास हुआ। इस मुलाकात का पस मंजर इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान बढ़ती कशीदगी है। ज़राए के मुताबिक ये इजलास एक तजर्बाती इक़दाम था, ना कि बाकायदा सालिसी की कोशिश। इस्लामाबाद की जानिब से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया, ताहम ज़राए ने वाज़ेह किया है कि इजलास तीनों ममालिक के मौजूदा सह फरीक़ी मैकेनिज़्म का हिस्सा था और पाकिस्तान की अफगानिस्तान पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। ज़राए ने बताया कि तालिबान वफ़द ने तहरीरी ज़मानत देने पर रजामंदी जाहिर की कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन इस्लामाबाद का कहना है कि तहरीरी ज़मानत के साथ काबिल तस्दीक मैकेनिज़्म की भी ज़रूरत है ताकि सरहद पार से ऑपरेशन करने वाली अस्करियत पसंद तंजीमों पर काबू पाया जा सके। हुक्काम ने इजलास के फौरी नताइज पर ज्यादा उम्मीद जाहिर नहीं की। वजारत खारजा, दिफा और सिक्योरिटी के हुक्काम ने मुज़ाकरात में हिस्सा लिया, लेकिन इस इजलास में दोहा और इस्तंबुल में होने वाले मुज़ाकराती इजलासों जैसी आला सतह की नुमाइंदगी नहीं थी। TTP और उसके हलीफ ग्रुप अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमलों की मुसलसल मनसूबाबंदी करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स रूस और चीन की तशख़ीस पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को मज़ीद मजबूत बनाती है। आरज़ी जंगबंदी के बावजूद सरहद पर झड़पें जारी हैं, जिससे कशीदगी की नौयत वाज़े होती है। ज़राए के मुताबिक अगर तालिबान हकीकी इक़दामात करें और पाकिस्तान की बात माने तो पेशरफ्त मुमकिन है और इसके तहत तहरीरी ज़मानतें भी शामिल होंगी। इजलास की पेशरफ्त वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के हालिया दौरा चीन के बाद सामने आई, जिससे जाहिर होता है कि चीन कशीदगी कम करने में संजीदा किरदार अदा कर रहा है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। चीनी सरजमीन पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात, चीन इस मामले में किस हद तक मुमकिना किरदार अदा कर सकता है? शहजाद चौधरी साहब, आपके ख्याल में चीन में होने वाला इजलास क्या कोई असर चीन पैदा कर सकता है इस ताल्लुक में, इस मामले में? देखिए, जब भी कोई दिफाई कुव्वत या आपकी मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट जो है उसको जब लगाया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका एक ही मकसद होता है, उसूल है ये कि आप एक स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें सियासत अपना काम कर सके। तो जो पाकिस्तान ने अपना एक मिलिट्री एक्शन किया अफगानिस्तान में और काबुल में और अफगान तालिबान के खिलाफ, उससे ये गुंजाइश पैदा हुई
और ये अफगान तालिबान ने महसूस किया कि अब उनको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। वरना कुछ अर्सा पहले तक आपको याद होगा कि अफगान तालिबान तो कहा करते थे कि हम किसी किस्म की कोई तहरीरी अंडरटेकिंग नहीं दे सकते कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल, हम तैयार नहीं है उसके लिए, लेकिन अब वो तैयार हो गए। अच्छा, अब इसमें चीन का असर ज़्यादा है या उसके अंदर पाकिस्तान का मिलिट्री एक्शन जो है उसका असर ज़्यादा है? बाहर सूरत पाकिस्तान को अपनी वल्नरेबिलिटीज़ का यही, और ये वल्नरेबिलिटीज़ जो है मेरे ख्याल में उसको एक्सप्लॉइट करता है अफगानिस्तान और अफगान तालिबान। वो बगैर कहे हम सबको पता है कि किस किस्म के मामलात हैं जो सरहद पे हैं, दोनों अतराफ में किस तरह की गुंजाइश मौजूद है और किस तरह से उस जज्बे को इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों की तरफ से जो कि अफगानिस्तान में बैठे हैं और टीटीपी की शक्ल में पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज बनाए बैठे हैं। तो इस सूरत में पाकिस्तान को अपना जो पोजीशन है उसको और मुस्तहकम करना है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान महसूस करता है कि अभी तक हम उस किस्म का दबाव अफगान तालिबान पे नहीं डाल सके। वो एक तहरीरी जमानत देने के बाद या बातचीत के बाद अपने लिए बचत तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास वो जो 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 एक कंफर्मेशन होनी चाहिए और ये एश्योरेंस होनी चाहिए कि अब वहां से कुछ नहीं आएगा, उसके मामलात अभी रहते हैं। जैसे कि टीटीपी के जो लीडर्स हैं उनको पाकिस्तान के हवाले करना, मैकेनिज्म का जिक्र किया आपने। दूसरी बात, अगर ये नहीं करते तो फिर पाकिस्तान को अपना जो दबाव है बढ़ाना पड़ेगा, मिलिट्री अपने लिए एक बफर जोन क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि वहां से जहां से हमले होते हैं उसको उसके इलाके में ही उनको फेस ऑफ कर दिया जाए। तो ये चीजें पाकिस्तान के लिए भी पड़ी हैं और मेरा नहीं ख्याल कि चीन इसमें ज्यादा, सिवाय इसके कि दोनों मुल्कों के साथ उसके ताल्लुकात हैं और वो चाहता है कि जो उसकी जरूरियात हैं वो दोनों तरफ से पूरी हो जाए और पाकिस्तान के थ्रू ही अफगानिस्तान का उसका एक रिलेशनशिप या ज्यादा रास्ता बेहतर बनता है। बासूरत देखिए क्या होता है, मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी ये मामला तय होगा। ठीक हो गया। आमिर साहब, साबका दोहा इस्तांबुल मुज़ाकरात की नाकाम मिसालें मौजूद हैं, हाई लेवल ऑफिशियल्स वहां रहे, वो भी नाकाम रही, आला सतह की बातचीत। अब की बार आपके ख्याल में चाइना फैक्टर कोई रोल प्ले कर पाएगा? देखिए, चाइना जो है उसकी बात पाकिस्तान को तो बहुत संजीदगी से सुननी पड़ती है और वो सुनता भी है, उनके रवाबत ही ऐसे हैं। लेकिन एक बात जो निस्बतन इत्मीनान बख्श है और जो हमें इशारा देती है कि किस हद तक तवक्कुआत हम अपनी मंसूब कर सकते हैं इस प्रोसेस से, वो ये लेवल ऑफ टॉक्स है। ये इतनी लो लेवल के ऊपर शुरू हो रही हैं कि ऑब्वियसली कि किसी को भी फ़ौरन इससे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि इससे कोई मामला जो है वो खातिर खा उसका कोई हल निकलेगा। और जिस स्पीड से आगे भी बढ़ेगा इन मुज़ाकरात के ज़रिए, वो कोई बहुत खातिर खा स्पीड नहीं होगी। ये एक स्नेल्स पेस के ऊपर उसको आगे ले जाया जा सकता है, क्योंकि देखिए ना, अगर ये जिस लेवल के ऊपर ये बातें हो रही हैं उस लेवल के ऊपर कौन सी गारंटी और कौन सी यकीन दहानी जो है वो कारामद हो सकती है। अगर तालिबान की लीडरशिप की तरफ से जो उन्होंने पहले दोहा में यकीन दहानियाँ कराई थी, अगर उनका कोई मतलब नहीं था तो इस लेवल की टॉक्सिक यकीन दहानियों का तो कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन चाइना एक बड़ा स्किल्ड सा मुल्क है दूसरे ममालिक से डील करने में। एंड वेरी ब्रीफली अगर आप नॉर्वे का एग्जांपल दें ना, तो उनकी भी एक 2 ट्रैक पॉलिसी होती थी, जहां पर उनको लगता था, जब वो श्रीलंका में फॉर एग्जांपल नेगोशिएट कर रहे थे, तो जहां पे उनको लगता था कि तमिल टाइगर्स और सेनालीज गवर्नमेंट के अंदर वो मुमकिन नहीं है बात को आगे बढ़ाना, तो वो उसकी सतह को, उसके लेवल को थोड़ा सा गिरा देते थे कि यहां से फिर से दोबारा बात शुरू हो सके। बिल्कुल टूटने से तो बेहतर है कि यहां से दोबारा बात शुरू हो सके। सो आई थिंक ये तकरीबन उसी तरह का मॉडल है। जल्दी में कुछ नहीं होगा, लेकिन कम से कम कोई बातचीत का सिलसिला जो है वो बिल्कुल बंद नहीं होगा। और हो सकता है कि उसमें कोई फायदा अफगानिस्तान का ही हो, क्योंकि एक बड़ा ऑब्वियस सी चीज जो कि हो सकती है कि जो ट्रेड डिस्ट्रप्शंस होती हैं उसमें थोड़ी सी शायद कमी आ जाए। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक के बाद सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। रज़ा रूमी साहब, क्या चाइना में होने वाली बातचीत, चाहे लोअर लेवल टॉक्स हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान किस हद तक की जमानतों के बाद बात आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि बहुत सफ़र किया है, और क्या आपको लगता है कि काबिल भरोसा अब की बार जमानतें मिल पाएंगी? जी देखिए, ये बहुत ही उम्मीद अफजा बात है, क्योंकि ये अगरचे कि पाकिस्तान ने एक बाकायदा जिसे कहना चाहिए मिलिट्री एक्शन स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन जिस नौयत की ये मुकाबला है मिलिट्री टर्म्स में, तो ये एक कभी ना ख़त्म होने वाला मुकाबला है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है
जबकि अफगानिस्तान के वो तो खुद कह चुके हैं कि उनके पास खुद कुछ बमबार और गुरिल्लाज ही हैं। तो वो इस तरह के एसिमेट्रिक इसको वॉरफेयर कहा जाता है, उसमें जीत और जो है वो यकीनी भी नहीं होती और बहुत देर से उसके सामने आते हैं रिजल्ट्स। ये बात जरूर है कि अभी मैं आदादो शुमार देख रहा था आज सुबह ही कि हालिया हफ्तों में पाकिस्तान में ये जो वारदातें होती थी दहशतगर्दी की, उनके नंबर में कमी आई है। तो कुछ ना कुछ तो असर हुआ है, 25% तक कहा जा रहा है कि कमी वाक़ई हुई है। मगर अल्टीमेटली हम हमेशा से यही कहते हैं कि ये एक रीजनल फ्रेमवर्क में ही ये मसला हल हो सकता है, क्योंकि चीन के बराह रास्त इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, उनका सरमायाकारी भी हुई है। और वो उरुमची जो है, आपको पता है कि वहाँ भी ये इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मामला जो है, चीन उसके बारे में बड़ा मुतफक्किर रहा है और बहुत सारी वहाँ पे कार्रवाइयाँ भी की गई हैं चीन के सूबे में। और पाकिस्तान का भी इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल पाकिस्तान के पड़ोस में ये सूबा लगता है। तो एक तो ये इसमें अहम एंगल है, मगर दूसरा से बढ़कर ये एंगल है कि किस तरीके से वस्ती एशिया के ममालिक जो है, जहाँ पे चाइना उनकी एनर्जी सोर्सेज से इस्तेफादा हासिल करना चाहता है, वो अफगानिस्तान के मामले को सेटल किए बगैर हल नहीं होगा। इस वजह से अल्टीमेटली ये चीन और रूस इसमें एक किरदार अदा करेंगे और मुझे मुकम्मल उम्मीद है कि वो कामयाब भी होगा। कामयाब भी होंगे। ज़ैगम साहब, क्या सालिस बनने तक चीन तैयार हो जाएगा, यानी कि किस लेवल की ये एंगेजमेंट हो सकती है और वाकई अफगान तालिबान फितना और खारिज की सरपरस्ती छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे जी। तालिबान अभी भी पाकिस्तान की शराइत मानने को तैयार नहीं है और ये शराइत सिर्फ ये कहती हैं कि आप इस बात को वाजे कर दो, इसका कोई सबूत बना दो, कोई मैकेनिज्म बना दो कि तुम्हारे यहाँ हमारे दहशतगर्द नहीं हैं। वो नहीं मान रहे, अभी भी वो मुज़ाकरात को वक्त हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन में अमन की कोई ख्वाहिश नहीं है। ये उम्र अय्यार हैं। दोहा माहदे से साफ जाहिर है कि ये मुज़ाकरात भी फ्रॉड करते हैं, माहदे भी फ्रॉड करते हैं। इस वक्त ये भागे फिर रहे हैं, इनको अरब मुल्क लिफ्ट नहीं करा रहे। पिछली दफ़ा जो इन्होंने दगा किया है उस वजह से तुर्की भी लिफ्ट नहीं करा रहा। अब चीन के पास पहुँचे हैं तो चीन ने एक थोड़ी सी इनको स्पेस दी है। अब इस वक्त जो तालिबान की दुम को आग लगी हुई है, उसकी 3 वजूहात हैं। पहली बात यह है कि इनकी बहुत पिटाई लगी है। ये जो 30 मुल्कों और 2 सुपर पावर्स को शिकस्त देने के बाद जिस खंबे पर चढ़े हुए थे, उसे नीचे गिर गए हैं और नीचे ऐसे गिरे हैं कि अपने अवाम की नज़रों में भी नीचे गिर रहे हैं, तो मज़ीद ज़िल्लत से बचना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि ईरान की जंग की वजह से ये महसूर होकर रह गए हैं। बिल्कुल, भारत चाबहार से भाग गया है और ईरान उसको वापस भी आसानी से नहीं आने देगा। तो ईरान की बंदरगाहें भी बंद हैं, पाकिस्तान की बंदरगाहें भी बंद हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, सिर्फ जो ईरान खुद दे रहा है उस पे इनका गुजारा है। ठीक हो। और तीसरी बात क्या है कि एक्सपोर्ट का सीजन आ रहा है। ये एक्सपोर्ट करते हैं ज़रई अजनास और फल, और सीजन शुरू होता है जुलाई में। 60% इनके एक्सपोर्ट पाकिस्तान खरीदता है। अच्छा। और जो बाकी हैं उनमें से 30-35% वो पाकिस्तान के थ्रू जाती हैं। मुकम्मल इन्हिसार इनका एक्सपोर्ट पर पाकिस्तान पर है, ख़ास तौर पे अब जबकि ईरान की सरहद, ईरान की पोर्ट जो है वो भी मशकूक है। इस वक्त हमें लीवरेज नहीं छोड़नी और जो हमने यकीन दहानियां हासिल करनी है वो करनी है, वरना दोबारा हमारे साथ फ्रॉड होगा। ठीक हो गया जी। आप चारों आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।